वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 14 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 14 है। सबक का नाम है उर्दू की कहानी। यानी कि आपको इस चैप्टर में उर्दू लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा कि इस लैंग्वेज की शुरुआत कैसे, किस तरीक़ों से और किस किस वजह से हुई है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। इस सबक का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुनाऊंगी, मगर पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबक की रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। उर्दू की कहानी। उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है। याद रखोगे, उर्दू क्या है? हिंदुस्तानी ज़बान है। बहुत से लोगों की ये मादरी यानी कि मदर टंग भी है, मादरी ज़बान भी है। मादरी ज़बान का अब मतलब क्या होता है? वो ज़बान होती है, वो ज़बान जिसे हम माँ की गोद में बैठकर पहली बार सुनते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं उस ज़बान को सीखते जाते हैं, उसे मादरी ज़बान कहते हैं। बाद में अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम स्कूल और कॉलेज में दूसरी ज़बानें भी सीखते हैं, लेकिन मादरी ज़बान से हमारी मोहब्बत कभी भी कम नहीं होती है। जिन लोगों की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है वो भी उर्दू की शीरनी के कायल हैं। याद रखोगे कि जिन लोगों की मदर टंग यानी कि मादरी ज़बान उर्दू नहीं है वो लोग भी उर्दू भाषा की मिठास से वाकिफ़ हैं, कायल हैं। उर्दू का शुमार हिंदुस्तान की जदीद यानी कि नई आरियाई ज़बानों में होता है। हमारे मुल्क के आइन में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिन ज़बानों का ज़िक्र है उनमें एक ज़बान उर्दू भी है। उर्दू की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी, बंगला, अड़िया, आसमी वगैरह का भी जदीद आरियाई ज़बानें हैं हिंदुस्तान की। सिना 1000 ईस्वी के बाद जदीद हिंद आरियाई ज़बानों का इर्तिका शुरू होता है। याद रखोगे कि 1000 ईस्वी के बाद से, सन 1000 के बाद से, ईस्वी के बाद से यानी कि नई हिंद आरियाई ज़बानों का इर्तिका यानी कि शुरुआत होती है, आगाज़ होता है। उर्दू की इब्तिदा यानी कि शुरुआत कब हुई? इस सवाल का जवाब लोगों ने अपनी अपनी तहकीक यानी कि मालूमात के मुताबिक दिया। ज़बान पेड़ पौधे जैसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में कहा जा सके कि फला तारीख को इसका अंकुर फूटा था, बीज फूटा था। ज़बान तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल इख्तियार करती है। शुरू में अंदाज़ा भी नहीं होता कि एक नई ज़बान बन रही है। जब नौज़ायदा यानी कि नई ज़बानें किस कदर वाज़ा शक्ल इख्तियार कर लेती हैं तब मालूम होता है कि ये भी कोई एक नई ज़बान है यानी कि जिसे सब लोग बोलने लगते हैं, मशहूर हो जाती है। बाज़ लोगों ने कदीम यानी कि पुरानी उर्दू पर ब्रिज भाषा के असरात को देखकर कहा है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। किसी ने यह ख्याल ज़ाहिर किया है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई है और किसी का कहना है कि उर्दू दहली और इसके आसपास के इलाके में पैदा हुई है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि दहली और इसके आसपास का इलाका उर्दू के जाए पैदाइश की जगह है, यानी कि उर्दू की जो लैंग्वेज की शुरुआत है दहली और इसके आसपास के इलाकों से हुई है। उर्दू यहीं पली और पड़ी और बाद में पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। आज दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों में उर्दू का शुमार होता है आज के दौर में। आगे है, उर्दू दूसरी अहम आलमी ज़बानों के मुकाबले में कम उम्र है। यानी कि जो उर्दू है वो दूसरी पुरानी भाषाओं के मुकाबले में इसकी उम्र कम है, क्योंकि इसकी शुरुआत दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया से हुई थी। ये एक बनाई गई भाषा है वक्त और हालात के मुताबिक। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 12वीं सदी ईस्वी के आखिर में इस ज़बान की उर्दू जो थी वजूद में आ चुकी थी। पहले शुमाली हिंद में और बाद में दक्कन में इसको फ़रोग़ हासिल हुआ। याद रखोगे, पहले इसको कहाँ फ़रोग़ हासिल हुआ? शुमाली हिंद में और बाद में दक्कन में।
दक्किन में सूफिया कराम ने इस ज़बान को दीन की तबलीग का यानी कि दीन को फैलाने का उर्दू को इस ज़बान को ज़रिया बनाया। सूफियों ने, शायर ने शेर कहे, बादशाहों ने इस ज़बान की सरपरस्ती की। इस तरह बीजापुर और गोलकुंडा में उर्दू के कदम मजबूती से जम गए। शुमाली हिंद में फ़ारसी के चलन की वजह से शुरू में उर्दू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। याद रखोगे, शुमाली हिंद के अंदर फ़ारसी का चलन हुआ करता था, इसी वजह से यहाँ पर उर्दू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, लेकिन आखिरकार इसने फ़ारसी की जगह ले ली। इस भाषा की मिठास ने सभी को अपना गर्विदा बना लिया। मीर गालिब, सर सैयद शिबली नुबाली, मौलवी नज़ीर अहमद, नज़ीर अकबर आबादी, अनीस इकबाल या शंकर दया, शंकर नसीम, रतन नाथ सरशार, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, चिकबस्त, हसरत मोहानी, फैज़ अहमद फैज़, फ़राग गोरखपुरी, कुरातुल एन हैदर वगैरह ने उर्दू को अपनी शायरी के अंदर इजहार का ज़रिया बनाया। शुरू से ही उर्दू अपने इर्द गिर्द की बोलियों और ज़बानों से फैज़याब होती रही, यानी कि स्टार्टिंग से ही उर्दू जो ज़बान है वो अपने इर्द गिर्द की बोलियों के जो लफ्ज़ थे उन्हें अपने अंदर समेटती रही। यही वजह है कि इसमें तुर्की, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। बहुत से अल्फाज उर्दू ने दूसरी ज़बानों को भी दिए हैं। इसकी बहुत से अल्फाज उर्दू ने दूसरी ज़बानों से इसी शक्ल में लिए और बाज़ लफ्ज़ों को अपने मिजाज के अंदर ढाल दिया। ऐसा हर ज़बान के साथ होता है। अंग्रेज़ी के बारे में हम जानते हैं कि हमने बेशुमार अल्फाज दूसरी ज़बानों के इख्तियार किए हैं। उर्दू ने भी अपने दूर दराज अपने दरवाज़े खुले रखे और जो लफ्ज़ आम बोलचाल की भाषा के थे, दूसरी ज़बानों के थे, उनको अपने अंदर समेट लिया। ज़िंदा ज़बानें इसी तरह अपने ज़ख़ीरों को बढ़ाती रहती हैं। वक्त के साथ इनमें तब्दीलियाँ भी आती हैं। उर्दू में भी बहुत सी तब्दीलियाँ कबूल की हैं। वक्त के साथ साथ उर्दू के नाम भी बदलते रहे हैं। इसका नाम पहले कभी ज़बान हिंदुस्तान, कभी हिंदवी, कभी हिंदी, कभी दहलवी, कभी गुजरी और कभी दक्कनी रहा था उर्दू ज़बान का। रक़ीदा और उर्दू मोल्ला भी उर्दू के पुराने नाम हैं। कौन कौन से? रेख्ता और उर्दू मोल्ला भी उर्दू के पुराने नाम हैं। अब इस भाषा का नाम क्या है बच्चों? उर्दू है। अब है इस चैप्टर के अल्फाज मायने भी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। शीरनी कहते हैं मिठास को। कायल का मतलब है मानने वाला। इर्तिका कहते हैं दर्जा बदर्जा तरक्की करना। नौज़ाइदा यानी कि नया पैदा हुआ। जाए पैदाइश का मतलब होता है पैदा होने की जगह। अहद हाजिर का मतलब है मौजूदा ज़माना। अब आखिर कहते हैं आखिर की जमा को। फ़रोग कहते हैं बढ़ोतरी को। फैज़याब होना यानी कि फ़ायदा उठाना। ज़ख़ीरा अल्फाज का मतलब है लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा। अब पढ़ते हैं इस सबक का ख़ुलासा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए किसी न किसी चैप्टर का ज़रूर आएगा। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। मादरी ज़बान का मतलब है वो ज़बान जिसे हम माँ की गोद में बैठकर पहली बार सुनते हैं और बड़े होते होते इस ज़बान को सीख जाते हैं। बड़े होकर हम दूसरी ज़बानें भी सीखते हैं, लेकिन अपनी मादरी ज़बान से हमारी मोहब्बत कभी कम नहीं होती है। उर्दू ज़बान का ज़िक्र हमारे आइन में भी किया गया है। 1000 ईस्वी के बाद ज़बानों की शुरुआत हुई। कुछ लोगों ने कदीम उर्दू पर ब्रिज भाषा का असरात देखते हुए कहा कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली। किसी ने कहा कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। किसी ने कहा उर्दू दहली और इसके आसपास के इलाके में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी और पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। उर्दू पहले हिंद में और इसके बाद दक्किन में इसको तरक्की हासिल हुई। शुमाली हिंद में फ़ारसी का बोलबाला था, इसलिए वहाँ पर उर्दू ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर फ़ारसी की जगह ले ली। अदबियों और शायरों ने उर्दू को अपने इजहार का ज़रिया बनाया।
उर्दू ज़बान शुरू से ही अपने गिरदो पेश की बोलियों से फ़ायदा उठाती रही आसपास की बोलियों से, इसलिए इसमें हिंदी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी शामिल हैं। वक्त के साथ साथ उर्दू के नाम भी बदलते रहे। इसका नाम कभी ज़बान हिंदुस्तान, कभी हिंदवी, हिंदी, दहलवी, गुजरी और कभी दक्कनी रहा, और अब इसका जो मौजूदा नाम है वो उर्दू है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स, ख़ास चीज़ें, गिफ्ट आइटम्स ख़रीदने का शौक़ है, बिना किसी कमीशन के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। इसके अलावा बच्चों एक बेस्ट प्रोडक्ट है बेबी सेफ्टी बेल्ट, ये भी आप बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो। ये छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए है। जब उन्हें बाहर लेकर जाते हैं तो उनके हाथ पर इस बेल्ट को बांधा जाता है ताकि वो हमसे आगे पीछे ना हो जाए। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको भी बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि मादरी ज़बान किसे कहते हैं? वो ज़बान जिसे हम माँ की गोद में बैठकर पहली बार सुनते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं इस ज़बान को सीखते चले जाते हैं, उसे हम मादरी ज़बान कहते हैं। अगला सवाल है, उर्दू की इब्तिदा के बारे में लोगों ने किन ख़यालात का इजहार किया? लिखोगे। बास लोगों ने कहा कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। किसी ने ये ख़याल ज़ाहिर किया ये सिंध में पैदा हुई। किसी का कौल है कि उर्दू दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में पैदा हुई थी, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि दिल्ली और इसके आसपास का इलाका उर्दू की जाई पैदाइश है। उर्दू यहीं पली बढ़ी और बाद में पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अगला सवाल है, उर्दू में किन ज़बानों के अल्फाज हैं? उर्दू में तुर्की, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। अगला सवाल है, माजी में उर्दू को किन नामों से पुकारा जाता था? तो माजी में उर्दू को ज़बान हिंदुस्तान, हिंदवी, हिंदी, दहलवी, गुजरी, दक्कनी, रेख्ता और उर्दू मोहल्ला के नाम से पुकारा जाता था। अगला सवाल है, दक्कन में उर्दू को क्यों तेज़ी से फ़रोग़ हासिल हुआ? दक्कन में सूफियाए कराम ने इस ज़बान को दीन की तबलीग का ज़रिया बनाया। शायरों ने इस ज़बान में शेर कहे, यहाँ पर लिख देना शिन एंड रे, शेर कहे, और बादशाहों ने इस ज़बान की सरपरस्ती की, इसलिए दक्कन में उर्दू को तेज़ी से फ़रोग़ हासिल हुआ। अब बच्चों इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड सवाल हैं, फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं, पढ़कर सुनाती हूँ। जिन लोगों की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है वो भी उर्दू की शीरनी के कायल हैं। उर्दू का शुमार हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बानों में होता है। ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि दिल्ली और इसके आसपास का इलाका उर्दू की जाई पैदाइश है। आज दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों में उर्दू का शुमार होता है। शुरू से ही उर्दू अपने इर्द गिर्द की बोलियों और ज़बानों से फैज़याब होती रही। उर्दू के नामों को सबक के मुताबिक तरतीब से लिखिए। उर्दू, ज़बान हिंदुस्तान, हिंदवी, हिंदी, दहलवी, गुजरी और दक्कनी। अब हैं जुमले। शक्ल, अच्छी सीरत अच्छी शक्ल व सूरत से बेहतर है। फ़रोग़ उर्दू के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करते रहना चाहिए। अंकुर निकले हुए बीज खाना सेहत के लिए मुफीद है। जाए पैदाइश, आगरा गालिब की जाए पैदाइश है। आलिमी, हमें आलिमी अमन व बरकरार रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आगे है, जमा से वाहिद और वाहिद से जमा बनानी है। तो सूफिया का वाहिद सूफ़ी, ख़यालात का वाहिद ख़याल, अशकाल का वाहिद शक्ल, अल्फाज का वाहिद लफ्ज़, असरात का वाहिद असर। अब वाहिद से जमा बनानी है। शेर की जमा अशआर, फ़िक्र की जमा इफ़कार, जवाब की जमा जवाबात, मुल्क की जमा मुमालिक, ज़रूरत की जमा ज़रूरियात। अब है इस चैप्टर का अमली काम।
اردو میں ہندی اور انگریزی زبانوں کے بہت سے الفاظ شامل ہیں، ایسے الفاظوں کی ایک فہرست بنائیں۔ اردو کے ہندی الفاظ ہیں چنتا مورتی، جیون جتن۔ اردو میں انگریزی الفاظ ہیں پینشن، سمن، پرنسپل، اسکول، ایکسیڈنٹ، ٹینشن۔ اس مضمون میں جن زبانوں اور شہروں کے نام آئے ہیں ان کی فہرست بتانی ہے۔ زبانوں کے کون کون سے نام آئے ہیں؟ ہندی، بنگلہ، اڑیا، آسامی، اردو، ترکی، عربی، فارسی، انگریزی۔ شہر کون کون سے ہیں؟ 2، سندھ اور دہلی۔